हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वेक्टर के सेकंड लेक्चर में। क्लास 12th मैथमेटिक्स का है, पक्का से पता है ना? नहीं तो आप 11th वाले चले आओ, थंबनेल आप देख के आइएगा, है ना? क्योंकि 11th में भी वेक्टर है। और आई होप आपने पहला वीडियो देखा था, वो काफ़ी बेसिक था। उसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन, साइन नहीं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात की थी, जो आपके लिए नया था। बाकी सारी चीज़ें इसमें बेसिक ही थी और काफ़ी छोटा सा है, 20 मिनट में आप खत्म कर सकते हो अगर इंटू 1.5 में देखते हो, क्योंकि बहुत स्लो बोलता हूँ ना, ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अपने पास कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर है? मतलब हालांकि पढ़ना तो बहुत कम है, लेकिन सबसे पहले जो कुछ पढ़ना है वो समझ लेते हैं। पहला है नल वेक्टर, जो हमें पढ़ना है। नल वेक्टर, इसको काफ़ी नाम है, वाइड वेक्टर है, एम्प्टी वेक्टर बोलते हैं। तो नल मतलब क्या होता है? नल मतलब जीरो। नल मतलब अपने यहाँ पे क्या होता है, आप सोचते क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। नल वेक्टर की खास बात ये होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, मतलब इसकी डायरेक्शन एनी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो फिर शायद बता नहीं था, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक उसकी हेड होता है और एक उसका टेल होता है, उससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, उससे उसको लिखते हैं, बताते हैं। अब ये जो वेक्टर जो ये बन रहा है, ये जो एरो है, इसकी जो लेंथ है वो देगा उसके मैग्नीट्यूड को, और जो डायरेक्शन है वो उस एरो के हेड को बता रहा है ना? जो एरो जिस साइड में पॉइंट कर रही है वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। मतलब ये जो चीज़ है फिलहाल स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ईस्ट में पॉइंट कर रहा है, और इसकी जो लेंथ होगी वो बताएगी इसकी मैग्नीट्यूड को, है ना? वो समझ लेना। अब मैग्नीट्यूड अगर किसी का जीरो है, इसका मतलब क्या है? उसका हेड और टेल के बीच की जो दूरी है कितनी, वो जीरो है। मतलब अगर आप हेड और टेल के बीच को एकदम मिलाओगे तो वो एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? तो इसका यहीं से एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? पॉइंट वेक्टर। जी हाँ, पॉइंट वेक्टर। अब आप बताओ, एक पॉइंट से कितनी लाइंस खींची जा सकती हैं? अनंत अनंत खींची जा सकती है ना। अब इधर से आप जिधर भी इसकी डायरेक्शन बताना चाहो उधर बता दो। अब एक पॉइंट से अनंत लाइंस खींची जा सकती हैं कि नहीं खींची जा सकती हैं? अनंत खींची जा सकती हैं। जब ये अनंत खींची जा सकती है तो फिर इसमें डायरेक्शन को कौन बताएगा? वो जो लाइन की डायरेक्शन, मतलब पहले लाइन ड्रॉ करोगे फिर उसको हेड ड्रॉगे, ये तो करते हो ना यार। अब जब अनंत खींच सकते हो, इसके अनंत डायरेक्शन हो जाएंगे, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। अब पूछोगे हम पढ़ क्यों रहे हैं जब इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि जब मान लो हम लोग ऐड करते थे 2 - 2, मतलब 2 में -2 को ऐड करते थे तो उसकी वैल्यू होती थी 0, तो लिख देते थे। अब ये 0 क्या था? स्केलर है। 0 क्या है? स्केलर है कि नहीं है? अब लेकिन अगर मान लीजिए हम ए वेक्टर में एक कोई बी वेक्टर को ऐड करते हैं और जो समीशन आता है 0 आता है, तो हम इसको 0 ना लिख के उसको 0 वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 वेक्टर। इसको बोलते हैं नल वेक्टर, 0 वेक्टर, वाइड वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? और इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, है ना? आपने पढ़ा है, आपने सीखा भी है एडिटिव इनवर्स, है ना? एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ी देर थोड़ा सा आप समझो, फिर वेट करो, फिर बताता हूँ। अगला जो अपने पास आता है टाइप, वो है कौन सा हो सकता है? इक्वल वेक्टर ले लेते हैं। इक्वल वेक्टर के पहले आपको समझा देता हूँ यूनिट वेक्टर। हालांकि आप पहले ही समझ चुके हो कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और इसका जो भी काम है वो सिर्फ आता है डायरेक्शन बताने के लिए। किसके लिए आता है? डायरेक्शन बताने के लिए। हम इसका यूज ही करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है? हिंदी में राइटिंग काफ़ी बेकार है ना? हाँ, समझ जाओ, सबकी बेकार होती है, अच्छा लिख नहीं पाता है ना। इंग्लिश में कौन सी बहुत अच्छी है ना। चलो कोई नहीं, तो मैं समझ में आता है ना जो लिख रहा हूँ? ये डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, और ये इसका जन्म ही हुआ है डायरेक्शन बताने के लिए, है ना? और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? आई कैप, मतलब कैप होता है, इसको बोलते हैं कैप। अब जिसमें भी आप बता रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग को सिखा दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि एक्स में डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? आई कैप का, वाई में जे कैप का, और जेड में के कैप का, और अपोजिट हो तो फिर -i, -j और -k यूज़ करते हैं, है ना? समझ में आ रही बातें? पोजीशन वेक्टर भी समझा देते उसी में। अब यहाँ पे हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसको भी समझ लेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, समझ में आ गया ना? अब अगला कौन सा हो सकता है? तीसरा, इक्वल वेक्टर्स। कौन से हैं? इक्वल वेक्टर्स। अब जो अपने पास अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, अपने पास अगर कोई दो वेक्टर्स इक्वल हैं, समझ में आ रही बात है? तो इक्वल मतलब वेक्टर्स मतलब कि दोनों वेक्टर्स समान है। अब इक्वल मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड m1 है तो दूसरे का m2 है, तो ये d1 = d2 होगा और m1 = m2 होगा। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो ही वो वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा।
समझ में आई बात। जैसे कि अगर एक वेक्टर की लेंथ मान लेते हैं कुछ भी थी और ये ए वेक्टर है और इधर पॉइंट कर रहा है, तो वो वेक्टर भी क्या होगा, उधर ही पॉइंट करेगा और उसकी लेंथ भी उतनी होगी। और तभी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर तभी लिख सकते हैं जब इसकी और इसकी लेंथ बराबर हो और डायरेक्शन तो एक ही साइड ही है। समझ में आई बात। अच्छा यहीं पे थोड़े से आप समझ लो, पैरेलल वेक्टर्स आपको पता होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स पता होगा, बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ अच्छे बच्चों, काफ़ी अच्छे दोस्तों। अच्छा यहाँ पे जगह होगा है कि नहीं है, मैं इसे छोटे से जगह में लिखते चला रहा हूँ। अच्छा फोर्थ में जो अपने पास है वो है, थोड़ा सा नीचे कर लिख देते हैं, जो अपने पास फोर्थ है वो कौन सा वेक्टर है, वो है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम बात करते हैं निगेटिव वेक्टर की, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर या निगेटिव वेक्टर की, दिख रहा है निगेटिव वेक्टर, ये सी था है ना। तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर या निगेटिव वेक्टर, समझ में आई बात। अब निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर सिंपल है, बहुत ही आसान है कि अगर समझा देता हूँ क्या होता है वो। अगर मान लीजिए अपने पास ए वेक्टर है, ठीक है। अब ए वेक्टर में हमने कुछ जोड़ना है, मान लेते हैं कोई एक्स वेक्टर जोड़ा और उसकी वैल्यू जीरो वेक्टर के बराबर आनी चाहिए, जीरो वेक्टर के बराबर आनी चाहिए। अरे ये तो पढ़ा है नहीं तो कहाँ से बोलूँ, छोड़ दो इसको भूल जाओ, है ना, इसको आप भूल जाओ। आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप ए वेक्टर है, अच्छा एक डायरेक्शन को आपको पता होगा कि एक डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानते हैं, निगेटिव। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब मान लीजिए ये जो नीचे एरो है इसकी भी लेंथ मैंने, जितनी लेंथ ए की है ना, उतनी लेंथ मैंने इसकी भी ले ली, तो ये भी ए वेक्टर कहलाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, निगेटिव वेक्टर। क्या बोल देंगे इसको, निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर, यानी निगेटिव वेक्टर। और इसमें क्या होता है, हाँ निगेटिव वेक्टर की खास बात क्या होती है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है ना। अगर एक इधर की तरफ पॉइंट करे तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। समझ में आई बात। ये तो था नेगेटिव वेक्टर जो बहुत आसान था। अपने काम का जो है वो है कोलिनियर वेक्टर, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, आपने सुना होगा कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब जो एक पॉइंट पे, मतलब जो एक लाइन पे लाई करो, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ये तो कह सकते हो। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो या वो पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, या उनको आप सेम भी बोल सकते हो या एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो। तो लिखोगे टू वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, लिख दो, लिख दे रहा हूँ, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर इफ। अब क्या क्या हमने पॉइंट्स बोले थे, अब क्या हो सकते हैं, इफ दे हैव। अब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर ही बात हो सकती है, दे THEY, दे हैव सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन, तो इनको बोल देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नहीं समझ में आई, बता रहा हूँ। आपने कोलिनियर बहुत पहले सुना होगा, कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है कि अगर एक वेक्टर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर भी इधर की तरफ पॉइंट कर दे, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी इधर की तरफ पॉइंट कर दे, तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग बोल देंगे कोलिनियर वेक्टर। उसकी लेंथ चाहे जो भी हो, उसकी लेंथ चाहे जो भी हो, और अगर उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है, मतलब ये नहीं कि ये भी वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ये तीनों जो वेक्टर लिखे हैं, अगर इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ और इसको सी बोल दूँ, तो ए और बी और सी जो तीनों वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। डायरेक्शन के ऊपर कोई है ना, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए, तो अपोजिट होनी चाहिए, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। जो वेक्टर्स हैं वो तो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, तभी उनको कोलिनियर बोलेंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड है। वेक्टर की शिफ्टिंग क्या है, अलाउड। वेक्टर कैन बी पैरेलल शिफ्टेड, वेक्टर कैन बी पैरेलली जो बिल्कुल, तो पैरेलल शिफ्टेड, है ना। हिंदी में हम लोग बोलते थे कि समांतर रूप से उन्हें क्या बोल सकते हैं, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है, यानी नहीं, समझाने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं अपने हाथों को ऐसे रखूँ, ये वाला हाथ आप किधर पॉइंट कर रहा है,
आपकी तरफ, मतलब डायरेक्शन मेरे पीछे जो भी है, ये वाला हाथ किधर पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। दोनों हाथ आप इधर पॉइंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। अब बताओ दोनों हाथों की लेंथ क्या होगी, लगभग बराबर होगी, है कि नहीं है। मैं अगर इसी हाथ को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, अब ध्यान से देखना, ये दोनों हाथ ऐसे हैं, अगर मैं इसी हाथ को यहाँ पे भी आपकी तरफ है, शायद अगर मैं इधर जाऊँगा तो कैमरे से बाहर हो जाऊँगा, लेकिन अब बताओ अगर मैं इसी हाथ को यहाँ पे कर दूँ, अब बताओ आपकी तरफ है कि नहीं है। अब बताओ आपकी तरफ है। अब वेक्टर में क्या दो चीज़ें होती हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। मैंने मतलब डायरेक्शन चेंज की, अरे भाई आप ही तो बोल रहे थे हरदम आपकी तरफ थी, ठीक नहीं थी, और डायरेक्शन नहीं चेंज की। और मैग्नीट्यूड कैसे चेंज, भाई मेरा हाथ जितना लंबा तो उतना लंबा रहेगा कि यहाँ से यहाँ पर करने पर बढ़ जाएगा, बोलो नहीं बढ़ेगा ना। तो वेक्टर में पहले शिफ्टिंग अलाउड है, उसको रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करने पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कि अगर एक वेक्टर ऐसे उसको रोटेट करो तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ये समझ में आया कि वेक्टर, अच्छा थोड़ा सा समझा दूँ, अब ले लो एग्जांपल ले लो, कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार पहले शिफ्ट करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया है, अब इस वेक्टर को इस लाइन के अलॉन्ग, मतलब जो लाइन सीधी बना सकते हैं, ऐसे आड़ी टेढ़ी नहीं बना सकते, तो इस लाइन के अलॉन्ग उसको कहीं भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। और शिफ्ट करने का मतलब तरीका क्या है कि मतलब इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता, यानी जैसे है वैसे ही इधर आगे पीछे खिसका सकता हूँ, और दूसरा इसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ इस प्लेन में। कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर को इस प्लेन में मैं कहीं भी ड्रॉ करूँ, उसकी डायरेक्शन में चेंज ना करूँ, तो उसको कहीं भी लिख सकता हूँ। जैसे आपने अपनी कॉपी में भी वेक्टर लिखा होगा, यहाँ भी लिखा होगा, तो भाई दोनों अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन मतलब वही निकलता है, सेंस वही निकलता है कि नहीं निकलता है। क्या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझ में आया? आगे करूँगा तो फिर ये कोलिनियर वेक्टर समझ में आया। देखो कोलिनियर मतलब क्या है, इसको मैं इधर थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर चिपका दूँ, इसको बी को इधर मैं थोड़ा शिफ्ट करूँ, कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चिपका दूँ, ए के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मैं इसको इतना शिफ्ट करूँ कि जो बी वाला है ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, अलाउड है कि नहीं, यहाँ पे करूँगा फिर ऊपर शिफ्ट कर दूँगा, नीचे कर दूँगा। समझ में आई बात? तो ये एक ही लाइन पे लाइन ही कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, तो कोलिनियर वेक्टर वही होते हैं। तो क्या ये पैरेलल, हाँ तो पैरेलल के यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो ना कि ए वेक्टर अगर कोलिनियर है बी वेक्टर के, तो ए इज इक्वल टू लेमडा बी रिलेशन होगा। अब यहाँ पे भी कंडीशन आ जाती है, अगर लेमडा की वैल्यू ये क्या है, 0 से बड़ी कि 0 से छोटी है। अबे लेमडा की वैल्यू 0 से छोटी की बड़ी है, छोटी है ना, तो अगर लेमडा की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, यानी ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन या एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोले जाएंगे। अगर लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोल दोगे पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स। समझ में आई बात? लेमडा के ऊपर डिपेंड कर जाता है ना, किस हिसाब से इसको नोट करेंगे। तो हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, कि दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। दो वेक्टर को ऐड करने का ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्यों ऐसा नहीं है, उसको अलग क्यों है, अलग इसलिए है क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी आ जाती है, डायरेक्शन भी मैटर कर जाता है। दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या है, तो मैं समझाता हूँ। वेक्टर को मान लीजिए अगर आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है, अच्छा आपको एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन समझ लीजिए दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी बता सकते हो। चलो मैं कैसे बताऊँ, चलो बाद में बताता हूँ। मान लीजिए आपको कोई एक वेक्टर ए ऐसे दिया गया है और दूसरा वेक्टर ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कैसे, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन हो, क्या ज्वाइन हो, टेल, यानी पहले का हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन, या पहले की टेल से दूसरे का हेड ज्वाइन हो, ये ऐसा केस कुछ आ सकता है। अगर ऐसा आ जाए तो इन दोनों को जो रिजल्टेंट है वो कैसे दिया जाएगा, वो दिया ऐसे जाता है, ये ए पे, ए की टेल से एक वेक्टर ड्रॉ करो और जो जाके बी के हेड पे मिल जाए, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर, और आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आया? ये ऐसे मतलब समझाने का तरीका भी है, लेकिन क्यों बेफालतू टाइम पास किया जाए, कि आप कोई पार्टिकल है जो ओ से ए पे गया, ये पॉइंट यहाँ पे ए मान लो, ओ से ए पे गया, या मतलब इसको मान लो सी, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो बताने का तरीका होता है, कहीं बेफालतू टाइम पास किया जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लॉ है, लॉ मतलब नियम, नियम हमें मानना चाहिए, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर के केस में ये भी चीज़ें अलाउड है, मतलब हाँ ऐसा नहीं है, मतलब अब मैं बता रहा हूँ, पहले बताना था, ठीक है, आप लोग मतलब जो पढ़ा होगा वो शायद यहाँ पे आपके
मतलब जो पहले लेक्चर में वहाँ पे नीचे कमेंट में मतलब बोल सकता है कि ऐसा नहीं, मतलब वेक्टर की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, पहला उसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा हो। इसका एक्सेप्शन क्या है कि अपने पास एक करंट का नाम सुना, करंट में डायरेक्शन मैटर करती है, मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग मतलब स्केलर बोलते देते हैं, वेक्टर नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, ख्याल आ रहा होगा कि अब मान लीजिए भैया हेड से टेल ना ज्वाइन हो, टेल ही से टेल ज्वाइन हो, या हेड से हेड ज्वाइन हो, तो क्या करोगे? तो आप बता देता हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पे हेड से हेड ज्वाइन हो जाए, या टेल से टेल ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये टेल से टेल ज्वाइन है, वही वेक्टर है, वही अपना पुराना वेक्टर ए है, वही दूसरा वेक्टर बी है। तो इसको ऐड करने का सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉप बना लो, पूरा कंप्लीट कर लो। इन दोनों को लेके अपने मन से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। कर लिया, मैंने भी कंप्लीट कर दिया। अब इसकी अच्छा बताओ कितने डायगोनल्स होंगे इसमें? 2। तो जो इनके कॉमन पॉइंट से निकले, यानी यहाँ से निकले, उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट। ये है रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ आया नहीं आया? समझ आया? अब ध्यान से देखो, ये और ये चीज़ें क्या अलग वैल्यू देंगी? नहीं, ट्रायंगल लॉ से जोड़ोगे तो वही वैल्यू आएगी, और इससे भी जोड़ोगे तो वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब दोनों सेम है? हाँ सेम है। कैसे मैं दिखा रहा हूँ? क्या अभी हम वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ी है, समझ में आया था। तो अगर समझ में आया तो यहाँ पे समझो कि इस वेक्टर बी को मैं इधर और इधर कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इस वेक्टर बी को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या यही केस नहीं बन जाएगा? ए की हेड से बी के टेल नहीं ज्वाइन होगी, यही तो केस बनेगा। यानी इससे सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, और इससे भी सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो ये है एडिशन ऑफ वेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है, तो वो आप लिखते रहिएगा। एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना? तो आप इसको नोट करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, अपने नोट कर ही लिया होगा, है ना? तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है ना? अब मतलब जैसे कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या शो करता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि चाहे 2 में, आपको पता है आप एक खास बात क्या है एडिशन की, 2 में चाहे 3 ऐड करो और चाहे 3 में 2 ऐड करो, दोनों बातें बराबर होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? चाहे आप 2 में 3 को मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 में 2 को मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में बातें बराबर होती हैं। लेकिन अगर 2 में आप 3 का डिवाइड करते हो, या आप 2 में 3 का डिवाइड करते हो, और अगर आप 3 में 2 का डिवाइड करते हो, तो दोनों बातें बराबर नहीं होती हैं, दोनों बातें इक्वल नहीं होती हैं। ये होती हैं? नहीं होती ना? हाँ, इसको एक लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक लॉ बोलते हैं। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, लॉ नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो 2 प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप बचपन से सीखे आए होगे, ये 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर लॉ है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। हाँ करता है, इसलिए तो बता रहा हूँ कि चाहे वेक्टर ए में वी को ऐड करो, चाहे वेक्टर बी में ए को ऐड करो, बात बराबर है। अब प्रूफ देने वाला हूँ नहीं मैं, दे दूँ? अरे यार वो दे रहा हूँ। देखो, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब दोनों को जोड़ना तो क्या होगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान से देखो, आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब मुझे वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना है। वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना है, तो क्या कर सकते हो? वेक्टर बी ड्रॉ करोगे, वेक्टर बी से वेक्टर ए को ड्रॉ करोगे, यानी इसको शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दो। अरे यार ऐसे कर लेना, ठीक है? मैं समझा नहीं रहा हूँ, बेफालतू टाइम ही पास होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के चाहे वेक्टर ए में बी को ऐड करो, चाहे वेक्टर बी को ए में ऐड करो, तो बात बराबर होती है। प्रूफ कर दे रहा हूँ गधे। ये देखो, ये आ जाएगा वेक्टर बी। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्या है? ए प्लस बी भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बी प्लस ए लिखूँ कि ए प्लस बी लिखूँ? अब तो दोनों सेम ही हो गया ना। अरे चलो कोई नहीं, मिटा दे रहा हूँ। मैंने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया।
इसका जिक्र तो मैंने किया ही नहीं है ना, गाना सुना तेरा जिक्र जिसमें। चलो आगे, अब बात करते हैं अगला जो अपने पास लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा है? लॉ नहीं, बार बार लॉ क्यों निकल रहा है, प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने सीखा होगा 2 प्लस, पहले ब्रेकेट को सॉल्व कर लो, 3 + 3, या सॉल्व करो 2 + 3 + 3, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चाहे 3 + 3 करो फिर 2 ऐड करो, चाहे 2 + 3 करो फिर 2 ऐड करो। इसका मतलब ये है, इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीख लो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे जब आप पढ़ोगे ना तो मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, अलजेब्रा में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि आप ये क्यों लिख रहे हो, है ना। आपको पता है ये सारी ये इसकी इक्वल है। आप पढ़ोगे आगे, जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आपको पता है कि 2 + 3 + 3 = इतना होगा, लेकिन कैसे होगा, किस प्रॉपर्टी से होगा, वो लिखना पड़ता है। और नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाता है ना। तब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। तो पहले से आप वेक्टर बी प्लस सी को ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, या पहले वेक्टर ए प्लस बी को निपटा दो, फिर सी और जो भी रिजल्ट है उसके साथ निपट लो। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने सीखी, और बाकी आपकी प्रॉपर्टीज आपको जानी पहचानी। तीसरी प्रॉपर्टीज कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इतना छोटा सा बोर्ड तो है नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, या क्या बोल सकते हो आप, आपने सीखा होगा जैसे कि 2 में -2 को ऐड करो तो उसकी वैल्यू आती है 0, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा जा नहीं रहा हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं, फॉर ऑल वगैरह वो सब छोड़ दो भी। अरे अलजेब्रा में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया ऐसा? ये एक सेट है, किसका सेट है ये? इंटीजर सेट है। इंटीजर के सेट में एक ऐसा प्लस के साथ एक ऐसा प्लस क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हो। प्लस मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। अरे छोड़ो यार। तो 2 + -2 = 0, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही वेक्टर के सेट में तुमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसे हम लोग नेगेटिव वेक्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर उसको ऐड करो तो उसकी वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर आएगी। तो वेक्टर की जो प्रॉपर्टी वो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है अपने पास इनवर्स, क्या सॉरी इनवर्स हमने पढ़ लिया, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, जगह तो है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे क्या मतलब कहना का, अगर वेक्टर ए में अगर वेक्टर 0 को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू वेक्टर ए के बराबर है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोग तो ये आइडेंटिटी तो याद ही नहीं रखनी, प्रॉपर्टी से याद ही नहीं रखते हो। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अरे यार, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसमें ऐड करो, एडिटिव मतलब ऐड करो, कौन सी चीज़ ऐड करोगे ताकि वही चीज़ फिर से आ जाए। तो ए में अगर 0 वेक्टर ऐड करोगे तो ही, मतलब ए में 1 में अगर 0 ऐड करोगे तो ही तो 1 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 आने जाए, तो 1 हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आई बात? नोट करिए, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने इस पर ज़्यादा फोकस जानबूझ के किया, आगे लिखूंगा डायरेक्टली, तो आप इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो मैं हेडिंग डालने से पहले बोल रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज़ यूज होती नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ, नहीं होती यार सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो लिखा कहीं हो? अरे यार तुम्हारे बुक में हेडिंग है, डिफरेंस है, तो फिर समझाना पड़ेगा कि क्या होता है। अब देखो, 2 चीज़ों को ऐड करना है तो मतलब सब्ट्रैक्ट को कैसे लिख सकते हो? मान लो बोल रहे हो कि 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ऐसे हो लिख सकते हो, और उसको बोल देते हैं लेट एस, सब्सट्रैक्शन को एस से लिख देते हैं, तो s = a - b हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, s = वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस वेक्टर b? हाँ कि ना? हाँ। अब जब लिख सकते हो तो फिर समझ तो गए। क्या समझ गए भैया? तो समझा दो ना हमको, कुछ समझा दे रहा हूँ। अब समझ गए ये कि अगर ये a वेक्टर है और b वेक्टर ये था अपने पास, तो यहाँ पे क्या था, a + b करना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, a + -b करना है। यानी वेक्टर b को उल्टा कर दो और जोड़ दो, यानी वेक्टर b को ऐसे, वेक्टर b मतलब वेक्टर नेगेटिव वेक्टर ये यहाँ पे जाएगा। और हम लोग ट्रायंगल लॉ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? रिजल्टेंट इधर से चला जाएगा। और मतलब वो आप कंप्लीट करके बना दोगे कि ये रहा उसका रिजल्टेंट, यानी ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। s = वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर b। समझ में आई बात है ना? वो बेफालतू कहीं फिगर ड्रॉ करूँ, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, खत्म।
खत्म, सब खत्म, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। तब आप इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, मतलब बात क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास एक गिवन है, हमको दिया है इफ़ AO प्लस OB, इफ़ AO प्लस OB गिवन है, AO प्लस OB वेक्टर की जो वैल्यू है वो इक्वल है BO प्लस OC के, BO प्लस OC के, BO प्लस OC के। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, तो आप लिखो देन प्रूव डैट, अच्छा मैं लिखूँ तो लिखो देन प्रूव डैट, अगली बार से मैं क्वेश्चन लिख के यहाँ पे आऊँगा, देन प्रूव डैट B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। समझ में आई बात। अब प्रूफ कैसे करना है, तो मैं सिखा रहा हूँ ना प्रूफ करना, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि AO प्लस वेक्टर OB इज इक्वल टू BO प्लस ऑफ वेक्टर OC। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, मतलब काम की चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपको भी मतलब कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होगी, इसलिए मैं पहले आपको रियलाइज़ करा दे रहा हूँ कि जब आप दो वेक्टर को ऐड करो, जैसे मुझे इसको ऐड करना, तो देखो इसमें एक कॉमन पॉइंट आ रहा है AO और OB, तो उसको गायब कर दो, मतलब टर्मिनल पॉइंट को लिख लो, यानी AB। अगर इसको ऐड करो तो ये आएगा, भरोसा ना तो देख लो जाके यार, अरे नहीं बताऊँगा, ये AB देखो, इसको गायब कर दो, तो मतलब फिगर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहली बात तो टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे डायरेक्टली करो, O ऐसा कैंसिल, AB आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, AB इक्वल टू क्या हो गया, BC वेक्टर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि AB जो वेक्टर है वो BC वेक्टर के इक्वल है, ये तो कह रहा है, यानी जो AB वेक्टर की डायरेक्शन है, अच्छा मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ आपको शायद पता चल जाए, यानी AB वेक्टर और BC वेक्टर कोलिनियर है, यानी वेक्टर AB और BC क्या है, कोलिनियर है, यानी यहाँ से हमें पता चला कैसे लिखूँ, 10 AB एंड BC आर कोलिनियर, हमें पता चल गया। अब पूछोगे भैया आपको कैसे पता चला, अंतर्यामी तो हो नहीं आप, है ना, मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे पता चला। अब AB वेक्टर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया। अब AB वेक्टर की डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर क्या होती है, ये इक्वल का साइन लगा ना, तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, सेम हो गया। अब हमने कोलिनियर वेक्टर में क्या पढ़ा था कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सेम होनी चाहिए, अपोजिट भी चल जाएगा, तो यहाँ पे कोलिनियर नहीं हो गया पॉइंट, ये दो वेक्टर्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। यानी अगर आप AB वेक्टर ड्रॉ करोगे, मान लो AB वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये AB वेक्टर हो गया। अब BC वेक्टर ड्रॉ करो इसी पे, कैसे करोगे, तो हमें पता है BC वेक्टर यही तो रहेगा, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो AB वेक्टर इक्वल टू BC वेक्टर, तो कोलिनियर नहीं हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, और इस पर कहीं कोई पॉइंट होंगे, तो पॉइंट AB और C क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पॉइंट ABC क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो यहाँ से पता चल जाएगा पॉइंट्स AB एंड C आर को लीनियर। अब हमें यह पता है कि AB की जो लेंथ है वो BC के इक्वल है, यानी B क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। देन B इज द मिड पॉइंट ऑफ, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूफ हो गया, आप नोट कर सकते हैं। और अगली बार मैं मिटाऊंगा और डायरेक्टली क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आऊँगा सामने, समझ में आई बात। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया था, आपने क्वेश्चन देख भी लिया। अब क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, शायद आपको कुछ चीज़ें ना क्लियर हो, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, शायद आपको मेरा लिखा ना समझ में आए। तो ABCD एक पेंटागन है, आपको प्रूफ करना है कि द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, इतने फोर्सेज हैं AB AE BC DC ED एंड AC की वैल्यू 3AC के 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर AC के बराबर है। यानी अगर आप इन सबको जोड़ो तो उसका जो रिजल्टेंट है वो 3AC के बराबर आना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर R वेक्टर को आप ऐड, मतलब सारे को R वेक्टर मान लो, तो R इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AE प्लस BC प्लस DC प्लस ED प्लस ऑफ AC, इन सब का सम 3 टाइम्स ऑफ AC के बराबर आना चाहिए। तो आइए हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ, मैं AB वेक्टर के साथ में BC वेक्टर को लिख ले रहा हूँ, ठीक है, उसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, प्लस AE वेक्टर के साथ में ED वेक्टर को लिख ले रहा हूँ, और फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए क्लोज करके DC प्लस AC को ऐसे लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं बंद कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब AC को छोड़ के रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी AC को छोड़ के इसलिए रखा है क्योंकि हमें AC लाना है, क्योंकि AC टाइम में आंसर को लाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने ट्रिक सीखी थी कि अगर दो वेक्टर ऐड करो तो ऐड करने के बाद जो चीज़ें आने वाली हैं वो AC आएगी यहाँ पे,
बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ए डी, और प्लस यहाँ पे हम लोग डी सी कर दे रहे हैं। और आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो ए डी और डी सी की वैल्यू आ जाएगी ए सी के बराबर प्लस ऑफ ए सी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर के बराबर, आर वेक्टर। क्वेश्चन आसान था, समझ में आया। एक तरीका और तो मैं फिगर बना के ड्रॉ करके अब समझाता, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और समझाने में यहाँ पे टाइम वेस्ट होता, तो फिर उन्होंने बोला कि यही समझ लो। ये समझ में आया कि मतलब गायब कर दो भी चला। वो मतलब यहाँ पे डिमांड थी कि इसी को रखना, इसलिए इसी के साथ मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। और हमें यहाँ पे दिख रहा था कि ए बी प्लस बी सी करने पे हमें ए सी मिलेगा, ए ई प्लस ई डी करने में मुझे ए डी मिलेगा, और ए डी में फिर डी सी ऐड करूँगा तो मुझे ए सी मिलेगा, मुझे दिख रहा था। अब आपको कैसे दिख रहा था? जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। कॉपी में तो निकालते नहीं हो, ये निकालते हो, निकालो, नोट करो, मिटा दो। तो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ना। तो आप क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो लिखा है प्रूव डैट, ये प्रूव है, फिर ये डैट है, फिर द प्रूव डैट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ओ and represented by OB and OC is given by choice of OD vector where D is the midpoint of BC। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एक पॉइंट पे, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट है अपने पास, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ सॉल्यूशन। एक पॉइंट है ओ पॉइंट पे दो वेक्टर्स, दो फोर्सेस हैं, है ना। यहाँ पे ओ पॉइंट पे आप कोई चीज़ रखी थी और उसको हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स लगा के पुश और पुल कर रहे थे, है ना। तो पुश ही कर रहे हैं ये कि पुल कर रहे हैं? पुल कर रहे हो ना, पुल मतलब खींच रहे हो। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे वेक्टर लिया था, और वो जो वेक्टर्स हैं, एक है ओ बी वेक्टर और एक है ओ सी वेक्टर। देखो ओ से बी, ओ से सी, वो देखो लिखा भी है, ओ से बी जाना है, पहले कौन है ओ, बाद में कौन है बी, तो ओ से बी, तो ओ बी और ओ सी वेक्टर है। इसको बोल रहा है कि ओ बी प्लस ओ सी जो है, अगर आप ऐड करोगे, यानी आप वेक्टर ओ बी, जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको ऐड करना है ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, और हमें बताना है कि ये दिखाना है कि ये जो चीज़ है वो ट्वाइस ऑफ ओ डी के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया कि अब समझ में आया? अब यहाँ से ध्यान देना, जो डी है, मतलब क्या बोल रहा है, जो डी है वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, यानी कि वो कहीं ना कहीं ऐसे बीच से जाएगा, पहली बात तो। और ये एक लाइन है, तो यहाँ पे ओहो, उसको मतलब थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा, यानी ये रहा सी, है ना। तो ये रहा अपने पास सी, ताकि सही तो देखिए बीच का, मतलब ठीक है मान लिया गया है। तो ये रहा सी पॉइंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट डी है, बोल रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी है, मुझे पता है, और इसको प्रूव कर रहे हैं ऐसे। समझ में आई बात? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अभी आप ध्यान देखना। अब मुझे प्रूफ तो ये करना, तो मैं अभी मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, वो समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, यानी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ आर, जो मैं इतनी देर से बोल रहा था। आर वेक्टर को हमें, अब देखो ओ बी को मैं शानदार तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, देखो ओ डी लाना है तो ओ डी में लिख सकता हूँ। अब देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ एडिशन में क्या कर सकता हूँ, ओ बी को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ओ बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ बी इज रिजल्टेंट ऑफ ओ डी एंड डी बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओ डी प्लस ऑफ डी बी, मतलब बीच में एक पॉइंट देखो इंट्रोड्यूस करा दो अपने मन से, तो ओ डी प्लस क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस ऑफ ओ सी को क्या लिख सकता हूँ, ओ डी प्लस ऑफ डी सी, ओ डी प्लस ऑफ डी सी। अरे भाई ओ डी को लाना था तो कैसी पिक्चर में लेके आए, इसे तो लेके आ सकते हैं, कोई और तरीका है लाने का? और तरीका तो फिर और तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ओ डी प्लस ओ डी, मतलब ट्वाइस ऑफ ओ डी है, प्लस ऑफ बच रहा है डी बी वेक्टर प्लस ऑफ डी सी वेक्टर। अब तो हमें ट्वाइस ऑफ ओ डी मिल गया, उसको जीरो कर दो। अब जीरो कैसे कर दोगे, जबरी थोड़ी ना है, तो जीरो करने का तरीका है, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये डी बी इज इक्वल टू क्या है, बी डी है, और दोनों का सम यहाँ पे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, सम जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डी। क्यों यहाँ पे लिखा, क्योंकि इन दोनों का सम ऑफ, ये ऐसे लिख दो, अगली लाइन से लिख सकते हो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डी वेक्टर। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है, और यहाँ पे हमको ये बताना पड़ेगा कि ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जो डी बी वेक्टर की वैल्यू है वो इज इक्वल टू है माइनस ऑफ डी सी वेक्टर के, समझ में एक बात। तो यानी दोनों की इक्वल यहाँ पे माइनस ऑफ डी सी रखोगे तो दोनों जीरो वेक्टर लेके आएंगे, और एडिटिव इनवर्स को फॉलो करते मैंने आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डी लिख दिया। समझ में? यहाँ पे लिखूँ क्या, एडिटिव इनवर्स,
सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, वेरी वेरी सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? बाई एडिटिव आइडेंटिटी, बाई एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, समझ में आई बात? बाई एडिटिव आइडेंटिटी, नोट करें इसको आप। मज़ा आ रहा है? क्वेश्चन अच्छे से लग रहा है तो बढ़िया है, नोट करें आप इसको। तो दिव्या और सज्जन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उसको सॉल्व करना है। दिख रहा है क्वेश्चन? डिटरमाइंड है, फिर डायरेक्टेड है, मतलब थोड़ा सा लास्ट में कट रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। डिटरमाइंड एंड डायरेक्टेड बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है सही लिख रहा है। प्रूव दैट सम ऑफ 3 वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस इज 0। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है? हाँ तो समझा दे रहे हैं, है ना, थोड़ी सी आदत डालो समझने की। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 3 वेक्टर्स का जो सम है, द प्रूव द सम ऑफ 3 वेक्टर्स वो 0 के इक्वल है। सम ऑफ 3 वेक्टर्स 0 है। अब बीच में वो 3 वेक्टर्स क्या है? वो 3 वेक्टर्स है ना डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, वो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल के मतलब पहचाने गए हैं कि वो जो तीनों वेक्टर हैं वो ट्राइंगल के मीडियंस हैं। एक ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं, तो वो तीनों मीडियन है। और डायरेक्टेड कहाँ से, मतलब जो वेक्टर में डायरेक्शन कहाँ से, वो डायरेक्टेड है फ्रॉम द वर्टाइसेस। मैं थोड़ा सा फिगर में आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहे हमसे ये रहा है, ठीक है, कि अपने पास एक ए बी सी ये 3 ट्राइंगल है, बोल रहा है कि अपने पास 3 वेक्टर्स हैं और डायरेक्टेड है फ्रॉम, ये हो गया ए डी और ये हो जाएगा बी ई और ये हो जाएगा सी एफ, ठीक है, ये हो जाएगा सी एफ। बोल रहा है कि ये वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस। अब बोल ये रहा है क्वेश्चन हमसे कि आप प्रूफ करो कि वेक्टर ए डी प्लस ऑफ वेक्टर बी ई प्लस ऑफ वेक्टर सी एफ की वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर आनी चाहिए। सम क्या है? 0 वेक्टर है, 0 है। तो कैसे प्रूफ करना है? तो प्रूफ करने से पहले आपको इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो यूज़ करूंगा। आपको पता होगा डिटरमाइन ये मीडियन की प्रॉपर्टी पता है? मैं लिखूं फिर बताऊं कि मैं क्या लिखना चाहता हूं? देखो अपने हिसाब से मैं वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा लूँगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ये पता है कि ए बी वेक्टर, हमें क्या पता है? ए बी वेक्टर प्लस ऑफ ए सी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ ए सी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ ए डी के। अभी प्रूफ किया था ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर की। अरे अभी भी इसके जस्ट प्रूफ किया था कि नहीं? ए बी वेक्टर के तरफ से 2 फोर्सेज हैं, ठीक है, और उनको जो आप लिख सकते हो किसके? ट्वाइस ऑफ ए डी, जो कि बीच से आ रहा है। सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हो जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसलिए पिछला क्वेश्चन कराया था। अब अगले से क्या लिख सकते हो? अगले से लिख सकते हो बी सी वेक्टर प्लस ऑफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ई वेक्टर, ट्वाइस ऑफ बी ई वेक्टर। और अगला आप लिख सकते हो सी बी वेक्टर प्लस ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू सी एफ, ट्वाइस है, ठीक है। अब अपने पास 3 इक्वेशन हैं। पहला इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है। तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो और ऐड करते आपको दिखना शुरू हो जाएगा ए बी का अपोजिट बी ए दिख रहा है, सी ए सी का अपोजिट सी ए दिख रहा है, बी सी का अपोजिट सी बी दिख रहा है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 दिखना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे आएगा 0 वेक्टर प्लस ऑफ 0 वेक्टर प्लस ऑफ 0 वेक्टर, और इधर आ जाएगा ट्वाइस कॉमन, मतलब 2 कॉमन कर लो, ए डी वेक्टर प्लस ऑफ बी ई वेक्टर प्लस ऑफ सी एफ वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसको क्या कर दो? इधर भेज दो, भाई 0 हो जाएगा ना। तो हमें ये प्रूफ कर दिया कि तीनों मतलब ए डी वेक्टर प्लस ऑफ बी ई वेक्टर प्लस ऑफ सी एफ वेक्टर का जो समीशन है वो 0 है, 0 वेक्टर के बराबर है। दैट्स इट। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम लोग अपने जो क्वेश्चन करने का सिलसिला है वो ख़त्म कर देते हैं ना। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना। आपने सोचा ये भी ख़त्म कर दूंगा ना, अब ख़त्म कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।